Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अमित मिश्रा आपके साथ। और आज हम बात करने वाले अपने करंट अफेयर शो की क्या क्या होने वाला है। हम बात करेंगे इंडेक्सेस की, हम बात करेंगे जो चीज़ हमें पढ़नी है। लास्ट में क्वेश्चंस भी होंगे और स्टार्टिंग हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ होगी। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है जो हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग रॉक स्टार्स हो, अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव करो। बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पर विश्वास करना। हमारे क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। हर इंसान को अपना स्वॉट एनालिसिस, मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस का मतलब होता है आपके स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जो भी स्ट्रेंथ है ना, उस पर विश्वास करिए। आपकी वीकनेस क्या है आपको पता होती है। आपकी मैथ वीकनेस है, आपकी रीजनिंग वीकनेस है। बहुत लोग की वीकनेस है कि वो 1 घंटे चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं, यह भी वीकनेस है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन कौन से फॉर्म्स आने हैं, कौन से एग्जाम्स आने हैं, आपको ये पता है यार। एग्जाम को देखिए और तैयारी करिए। और लास्ट में आपका थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है? जितने लोग यहाँ पर चैट में हैं, कोई एक दूसरे का दोस्त नहीं है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। यहाँ पे कोई दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड नहीं बैठे होंगे। अगर आप बेस्ट फ्रेंड हैं किसी के, तो मतलब मैं ये मानता हूं कि चलो एक वैकेंसी है, 2 लोग हैं, तो क्या एक बंदा किसी और के लिए अपना इंटरव्यू छोड़ सकता है? नहीं। तो थ्रेट है ये, कंपटीशन। तो समझिए बात को, आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करने आना चाहिए। चलिए, तो मैं आई थिंक आपको मेरा ज्ञान क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको आज पढ़नी है अपने शो में। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर आएगा, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बिजनेस, समिट, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स और पॉलिटी। तो ये सब मेन मुद्दे होंगे हमारे आज के करंट अफेयर शो के। शुरू करते हैं गाइस, तो तैयार हो जाइए। पहला पॉइंट आपके सामने आने वाला है, और नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और ये चले हम, चलिए बिजनेस इकोनॉमी शुरू करेंगे। और यहां पर डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो इन फाइनेंशियल ईयर 2018 बेस्ट इन 10 साल। मतलब कि क्या बोला गया कि पिछले 10 सालों में सबसे बेहतर रिजल्ट आया है जीडीपी का और डायरेक्ट टैक्स रेशियो का। समझिए बात को, क्या इसका मतलब है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो सारे टैक्सेस जो हम खुद पे करते हैं, हमारे ऊपर लगता है, हम पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, भाई जितनी इनकम हमारी आएगी हमें वो पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी रेशियो का मतलब बेटा ये होता है कि एक्चुअली कितने लोग वास्तव में टैक्स पे कर रहे हैं। जिस देश का जीडीपी रेशियो जितना ज्यादा होगा वो देश उतना डेवलप होता है, और जिस देश का डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो कम होता है वो उतना अनडेवलप्ड होता है। लाइक इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में जो हमारा डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो काफी कम है। फिर भी 10 सालों में सबसे बेहतर रिजल्ट आया है, हम आपको बात करने जा रहे हैं। तो क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ना है समझिएगा। देखिए सामने यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
चलिए देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो इस बार 5.98% है। तो आपको ये 5.98% याद कर लेना है। अब देखो, ये इकोनॉमिक डेटा है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5.98% और पिछले 10th ईयर्स में सबसे बेहतर रिजल्ट इस बार आया है। और भी आपको इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। देखिए, तो यहां पर देखिए 2016-17 में ये 5.57% था और 15-16 में 5.47% था। हालांकि इतना डीप में एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, और इनकम टैक्स में, और देखिए कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स में और पर्सनल इनकम टैक्स में भी वृद्धि हुई है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का मतलब होता है कि जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज हैं जिनको प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट का कुछ टैक्स पे करती है, हम कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं, हिंदी में निगम कर बोलते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम सोचते हैं कि इनकम टैक्स नहीं, कॉर्पोरेशन टैक्स से सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को मिलती है, उसके बाद इनकम टैक्स आता है। तो इसमें 17.7%, और अगर हम इनकम टैक्स की बात करें पर्सनल, तो 18.3% की वृद्धि हुई है। यानी अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स में वृद्धि हो रही है। ये हमारे देश के डेवलपमेंट का अच्छा एक सिंबल है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिखाने आ रहा है, देखिए। और बड़ी अच्छी बात है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सॉरी फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड अबाउट 65%। तो जो लोग अपना ITR भरते हैं, मैं भी भरता हूँ, हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, तो जो लोग अपना ITR पे करते हैं भी मतलब फिल करते हैं, उसमें 65% की ग्रोथ हुई है, ये भी देखने को मिला है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसा सुनते हैं हम लोग, लेकिन अगर ये वृद्धि हो रही है तो यानी कि देश के दूसरे सेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, तभी लोग की इनकम भी बढ़ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। चलो जल्दी से आ जाओ भैया लोग, और शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो समझाया गया है, और जो जो पॉइंट मैंने आपसे बोला था वो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है, देखिए द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज द रेशियो ऑफ टैक्स कलेक्टेड कंपेयर टू द नेशनल जीडीपी। ठीक है, ये मालूम चल गया हमको। देखिए, पीपल हु एक्चुअली पे टैक्सेस, ये इंडिकेट करता है कि जो लोग एक्चुअली में टैक्स पे कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल कैपेसिटी है वो बढ़ती है। अगर ये बढ़ेगा जीडीपी रेशियो, तो गवर्नमेंट की फिस्कल कैपेसिटी इंक्रीज होगी, मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। और क्या बताया गया है, हाई रेशियो का मतलब वही सेम चीज है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, हमारे देश में नहीं होता है। और ये देख लिया आप लोगों ने, आराम से पढ़ लीजिएगा, PDF में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े तो लो रेशियो का मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका था, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, इंडिया हैज अ लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो एज, तो ये भी इंफॉर्मेशन है। ये जो बच्चे यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं, जो डीप में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने स्लाइड बनाई है। आराम से PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे सारे पॉइंट, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट यहां पर हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे और बिजनेस इकोनॉमी की बात करेंगे। तो जून 2018 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी थी कि आप नए कस्टमर नहीं बना सकते हैं। बिकॉज पेटीएम पेमेंट का क्या किया था, इसने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को जबरदस्ती इसका अकाउंट खोल दिया था, सबका, हमारा भी खुला हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि क्या आपने अपने कस्टमर से पूछ के अकाउंट खोले? नहीं, तो आपके ऊपर हम बैन लगा रहे हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जून में बैन लग गया था, लेकिन 31 दिसंबर को RBI ने इन्हें अप्रूवल दे दिया नए अकाउंट ओपन करने के लिए, नए कस्टमर जोड़ने के लिए और KYC पूरा करने के लिए। तो ये चीज इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, देख लीजिए। तो पेटीएम पेमेंट बैंक टू रीस्टार्ट अकाउंट ओपनिंग, तो आपको इंफॉर्मेशन यहां पर हमने दे दी है। आगे बढ़ते देखते हैं क्या था पूरा मसला। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया पेटीएम पेमेंट बैंक को अपना नए अकाउंट ओपन करने के लिए। और देखिए, द बैंक स्टार्टेड नो योर कस्टमर फॉर्मेलिटीज फॉर इट्स वॉलेट एज वेल एट इट्स बैंक अकाउंट फ्रॉम 31 दिसंबर 2018। तो नया साल की शुरुआत इनके लिए अच्छी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 दिसंबर को इनको अलाउ कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर और क्या क्या हमको पढ़ने को मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जून 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए कस्टमर को ऐड करने के लिए मना कर दिया था इनसे, तो आपको ये पता है। जून 2018 31 दिसंबर से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आपने ये भी इंफॉर्मेशन देख ली है, तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी थी। आगे बढ़ते हैं और आपको और भी दिखाते हैं इंफॉर्मेशन। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पेटीएम पेमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड
सतीश कुमार गुप्ता इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो सतीश कुमार गुप्ता अपॉइंट हुए हैं। कल अगर आपने मेरी अपॉइंटमेंट वाली क्लास ली होगी तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन कराया था, तो ये आपको याद करना है, ये सबसे जरूरी है इस समय याद करने वाला पॉइंट, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में और भी स्टैटिक बात करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, तो यहां पर देख ले, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा, आपको पता ही है, और ये इंडिया और कनाडा में अपना ऑपरेशन सर्व करते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। तो आई होप कि दोनों पॉइंट के डाउट्स कुछ होंगे नहीं आपको और दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है? देखिए, बिजनेस इकोनॉमी पे ही चल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी रिटर्न का एक नया फॉर्म नोटिफाई कर दिया है, एक नया फॉर्म। और ये जो नया फॉर्म होगा ये जून 2019 तक फिल करना है उन सारे कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को और बिजनेसमैन को जो कि जीएसटी में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। सुन लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक बात और बेटा, जीएसटी जो टॉपिक है वो समझने वाला टॉपिक है और ऐसा नहीं कोई भी खड़ा होकर जीएसटी पढ़ा सकता है, ठीक। तो अगर आपको जीएसटी में डाउट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने समझने के लिए, तो मैंने खुद जीएसटी के 3 पार्ट के वीडियो शूट किए हैं और यूट्यूब पर पड़े हुए हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं, आप नहीं जानते, तो मेरा जीएसटी का वीडियो देख ले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। शायद जीएसटी का एक पार्ट का लिंक भी इसमें दिया होगा, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा जीएसटी बाय अभिजीत सर, तो आपको जीएसटी के तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। पहले वीडियो मैंने पढ़ाया कि जीएसटी में क्या कैसे पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, दूसरे में कॉन्सेप्ट और तीसरे में मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, ठीक है। तो जीएसटी के नया फॉर्म आ चुका है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नोटिफाई भी कर दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या मसला पूरा इसका है, ठीक है। चलिए देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई न्यू एनुअल जीएसटी रिटर्न फॉर्म विच आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस। देखो, आपको ये जून 30, 2019 याद रखनी है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया जीएसटी फॉर्म नोटिफाई किया है, तो जो भी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, कंपनीज है, कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें कब तक इसे फिल करना है? तो जून 30 जून 2019। आपको ये पॉइंट याद रखना है, यही एग्जाम में आपसे एग्जैक्टली में पूछा जाएगा, जो आपको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं देखिए। इट नोटिफाइड जीएसटी फॉर्म जीएसटी 9, जीएसटीआर 9A एंड जीएसटीआर 9C। तो ये 3 तरह के फॉर्म आए हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आप चाहें तो दे सकते हैं आपके एग्जाम में भी बुरा समय हो तो पूछ लिया जाए। अब बुरा समय कभी कह के नहीं आता है ना, तो इसे भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, तो इन द फॉर्म्स बिजनेस हैव टू प्रोवाइड consolidated डिटेल ऑफ द सेल्स, परचेज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट अकर्ड 17-18। तो 17-18 में इन्होंने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, क्या इनपुट टैक्स था, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, फिर से मैं स्लाइड लगा रहा हूं, तो आपको याद रखना है जून में आपको ये भरना है 30 जून तक। और इसमें 3 तरह के फॉर्म है, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A एंड जीएसटीआर 9C। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो ये तो आपको पढ़ना नहीं है, ये तो केवल भावनाओं को समझने वाली बात है केवल। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कंप्यूटर जी हमारे लेकर आए। देखिए, यहां पर भी जीएसटी बिल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है डीप में, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप कर लीजिएगा। और डीप में आना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आपको ध्यान क्या देना है, इट इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है भैया, डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब तक जीएसटी नहीं था, होता क्या था, मान लीजिए मैंने इस पेन को मैंने बनाया, तो मैं इसको बेचूंगा एक होलसेलर को, तो मैं टैक्स लगाऊंगा होलसेलर के ऊपर। होलसेलर इसे बेचेगा रिटेलर को, वो टैक्स लगाएगा इसके ऊपर। अब रिटेलर बेचेगा कस्टमर को, वो टैक्स लगाएगा। तो कस्टमर को 3-3 लोगों का बर्डन पे करना पड़ता था। लेकिन अब जो जीएसटी आ गई है उसमें केवल कस्टमर को अपना पार्ट पे करना, किसी और का बर्डन पे नहीं करना है। तो वाकई में फाइनल डेस्टिनेशन कौन है? कस्टमर। तो कस्टमर अपना टैक्स पे करेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बात को, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, आपको ये चीज एग्जाम में कई बार पूछी गई है। 1 नेशन 1 टैक्स। मैं आपको एग्जांपल दे दूं उसका मतलब। देखिए, एग्जाम्पल मुझे क्लियर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा केवल भावनाओं को समझिएगा, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लिकर की। लिकर दिल्ली में सस्ता है, यूपी में महंगा है, बिकॉज दोनों जगह अलग अलग टैक्सेस चलते हैं। तो अभी तक क्या था कि हमारे पूरे देश में टैक्सेस अलग अलग थे, हर स्टेट का अपना अलग टैक्स था। लेकिन जीएसटी आने से आपका 5%, 12%, 18%, 28% ये फिक्स हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 नेशन 1 टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। और भी सारे पॉइंट हैं, तो आप चाहें तो इसे और डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। देखिए,
जीएसटी काउंसिल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि जीएसटी काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपको सामने यहाँ पे दिया गया है 279। जीएसटी काउंसिल मतलब कि ये एक मेंबर्स का ग्रुप होता है जो कि जीएसटी के लिए सारे डिसीजन लेते हैं। और इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं देखिए, तो आपको मेंबर्स के बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद कौन होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लोग होते हैं। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके। नहीं पढ़ना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने पूरा ये सब समझाया हुआ है अपने वीडियो में, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सेक्टर्स को काफी रिलीफ दिया है। रिलीफ कैसा दिया है, एनपीए नॉर्म्स में। और एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब कि अगर बैंक ने किसी एमएसएमई को लोन दिया था और एमएसएमई के साथ कांड हो गया, एमएसएमई बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रही है, यानी बैंक का पैसा फंसा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को एनपीए के मामले में छूट दी है। तो छूट कैसे दी है हम वो समझते हैं थोड़ा सा, तो मेरे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑफ up to 25 करोड़ रुपीस फॉर एमएसएमई विच हैव डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ लोन। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई एमएसएमई है, कोई कंपनी थी, माइक्रो स्मॉल या मीडियम कोई भी कंपनी थी, उसने बैंक से लोन लिया 25 करोड़ या उसके ऊपर का, और वो पैसा बैंक को वापस नहीं कर पा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको मतलब इस कंपनी को छूट दे दी। छूट का मतलब क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको एक बार का रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम दिया। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है समझिएगा। एसबीआई है कोई बैंक और मैं हूं एक कंपनी, मैं एसबीआई का पैसा नहीं दे पा रहा हूं, एनपीए हो चुका है। तो एसबीआई या तो मुझे कुछ पैसा और दे देगी कि ठीक है भैया अपना बिजनेस और बढ़ा लो और पैसा हमको दे देना, या फिर एसबीआई मेरे शेयर परचेस कर सकती है, एसबीआई मेरे कंपनी पार्टनर बन सकती है। तो इस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग होती है ताकि कंपनी थोड़ा ठीक हो जाए और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए और कंपनी वास्तव में पैसा पे कर पाए। तो इस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग होती है कि बैंक पार्टनर बन जाता है, बैंक आपके शेयर परचेस कर लेता है, मतलब, और या फिर बैंक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। तो इस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग होती है। ठीक है, तो देखिए द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स विल बी इंप्लीमेंटेड बाय 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 तक लागू किया जाएगा। क्या क्या करना है इनके साथ, ठीक है, कैसे इनको प्रॉफिट में लाना है, क्या करना है, वो सब डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, 31 मार्च वाला पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर तो ये बोला गया है कि मतलब इससे एमएसएमई काफी फायदा मिलेगा। तो ये भावनाओं को समझने वाली बात है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें। तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें और देखते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हम दे सकते हैं। तो एमएसएमई को क्लासिफाई हम करते हैं, किसको हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज, किसको हम बोलेंगे स्मॉल और किसको बोलेंगे मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक, तो यहां पर कंप्यूटर जी ने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो ऐसी कंपनी जिनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए या उससे कम होता है वो माइक्रो में आते हैं, और ऐसी कंपनी जिनका एनुअल रेवेन्यू 5 करोड़ से ऊपर 75 तक होता है तो इसे हम स्मॉल बोलते हैं, और ऐसी कंपनी जिनका एनुअल रेवेन्यू 75 से ऊपर और मैक्सिमम 250 करोड़ रुपए होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, ये नया पॉइंट है, पहले ये कुछ और था, अब ये कुछ और हो गया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ेंगे तो माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज के बारे में हमने वही चीज आपको दे दी है टेक्स्ट में, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है दोस्तों, देख लीजिएगा फिर से यहाँ पे 5 करोड़, 5 करोड़ टू 75 करोड़ एंड 75 करोड़ टू 250 करोड़। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को हमने आपको क्लासिफाई कर दिया, ये हम इस तरह से बांटते हैं इनको। ठीक है, चलिए तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, और समिट, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की बात यहाँ पर हो रही है। तो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मीट इन कोची, तो कोची में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का 44 समिट हुआ। 44 समिट, आपको नंबर्स हमेशा याद करने होते हैं। आइए क्या मामला है देखते हैं, आगे चलकर आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए The 44th Global Summit of the International Advertising Association will be held in Kochi। तो 44वां समिट इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का कहां पर हुआ, कोची में होगा, और फ्रॉम फरवरी 20 से 22 होगा, मतलब फरवरी में ये होगा, 20 फरवरी से 22 फरवरी 2019 तक कोची में ये होगा। ये पहली बार हो रहा है कि जब कोई इंडियन सिटी इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर रही है, पहली बार। देखिए लिखा भी हुआ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन सिटी इज होस्टिंग द समिट। तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई, और देखते हैं थीम क्या होगी इसकी। देखिए तो थीम होगी ब्रांड धर्म।
तो ब्रांड धर्मा ये थीम होगी इसकी, किसकी होगी? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के 44 समिट की, जो कोची में हो रही है। थीम क्या है? ब्रांड धर्मा, याद कर लीजिएगा। और ये पहली बार किसी इंडियन सिटी में होस्ट हो रहा है। 44 एडिशन, भूलिएगा नहीं, मैं 12 बोल रहा हूं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपने डेटा नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं द लास्ट 3 समिट कहां पर हुई। वॉशिंगटन डीसी में हुई, मॉस्को में हुई और बीजिंग में हुई। हालांकि इतने डीप में एग्जाम में शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस साल कितनी समिट कहां हुई जो इंपॉर्टेंट थी। काफी बड़ी लिस्ट है, तो मैं स्लाइड चेंज करता रहूंगा, आपको आप ऐसे नोट नहीं कर पाओगे, तो पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा डाउनलोड करके, ठीक है। तो सारी समिट इस साल की आपको हमने दी हुई है, देख लीजिए यहाँ पर, और इसे आपको याद कर लेना है, बिकॉज समिट से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने समिट पर 50 MCQ का वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख ले तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। तो स्लाइड चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूअस, और आपको हम इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो देखिए, इतनी समिट हमने आपके लिए यहां पर लेकर हम आए हैं, बहुत अच्छी समिट है और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, तो अभी समिट वाली स्लाइड और भी है हमारे पास, ठीक है। चलिए, पूरी समिट हमने 1 साल की आपको दी हुई है, तो आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स पर। गवर्नमेंट स्कीम्स में हम उज्ज्वला योजना की बात करने वाले हैं, और उज्ज्वला योजना ने अपना 6 करोड़ LPG कनेक्शन दे दिया। मतलब कि ये कनेक्शन मिलते ही गवर्नमेंट का 6 करोड़ LPG कनेक्शन का सपना पूरा हो गया। गवर्नमेंट का टारगेट है 8 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन देना अंडर उज्ज्वला स्कीम। कितना? 8 करोड़ रुपए। पहले ये 5 करोड़ रुपए था, कहीं अगर वेबसाइट पर पढ़ोगे पहले 5 था, ये अपडेट होकर अब 8 करोड़ रुपए हो गया। याद रखना, उज्ज्वला स्कीम को 2019 में इंडिया में पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना था, मतलब टारगेट कंप्लीट करना था, लेकिन ये बढ़ के 2020 हो गया। कुछ अपडेट्स भी हैं जो मैं आपको पहले दे रहा हूं। तो उज्ज्वला स्कीम क्या है, LPG कनेक्शन क्यों बटाया रहा है, हम सारी बात करने वाले हैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, यहां पर देखिए, तो अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना 6 करोड़ LPG कनेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है 2 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, तो वेंकैया नायडू ने जो 6 करोड़वा कनेक्शन था, वो वेंकैया नायडू जी ने दिया। किसको दिया? तो दिल्ली की देखिए, जस्मीना खातून को, जस्मीना खातून फ्रॉम दिल्ली, इनको मिला है। तो अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया है, आपको याद रखना। किसने दिया? M वेंकैया नायडू जी ने, जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं। किसको मिला? तो जस्मीना खातून को मिला। ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। कौन सा कनेक्शन? तो 6 करोड़वा कनेक्शन, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे और आपको ये, आई थिंक आपने ये सब डेटा नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं कि क्या क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट स्कीम, जो उज्ज्वला स्कीम है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, तो यहां पर नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है और आपको यहां पर हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री आपको यहां पर दी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यही है कि LPG कनेक्शन, जो पुअर एंड वल्नरेबल पीपल हैं, उनको LPG कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। टैगलाइन क्या? देखिए, टैगलाइन बहुत जरूरी है। स्वच्छ इंडिया बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसकी टैगलाइन है। ये भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए, यहाँ पर 8 करोड़ टारगेट था, पहले ये 5 करोड़ था। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्यूटर जी ने दी है। और इसमें क्या होगा? इसमें आपको गैस कनेक्शन तो मिलेगा और एडिशनल 1600 रुपए भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी अगले बार के लिए, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर आपको डीप में जाना ही है तो PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं आराम से इसमें, ठीक है। देखिए, 2020 में ये इंप्लीमेंट होगी, पहले 2019 में इसका टारगेट था। ये हमने की पॉइंट की बात पहले ही कर ली थी, ठीक है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और यहाँ पर हम फिर से गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे और यहाँ पर हम सौभाग्य योजना की बात करेंगे। आई होप कि सौभाग्य योजना का नाम आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो अभी आज सुन लेंगे आप, ठीक है। तो 100% हाउसेस इन 25 स्टेट इलेक्ट्रीफाइड। तो 25 स्टेट में 100% बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, गवर्नमेंट ने ऐसा हमको बताया है। तो वो कौन से स्टेट हैं जहां पर ये नहीं हुआ है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, हम उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और सौभाग्य योजना के बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड यहां पर आ चुकी है। तो 100% हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है हमारे 25 स्टेट में, ये इंफॉर्मेशन। अब कितने लोग बचे हैं? तो 10.48 लाख हाउस होल्ड लोग बचे हैं जिनके पास अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। और ये 4 स्टेट हैं, असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़। ये 4 स्टेट के नाम आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक फिगर्स हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, कितने लोग बचे हुए हैं किन किन स्टेट से।
चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको हम और भी इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें और डेटा को नोट करते रहें, ठीक है। देखिए, सौभाग्य का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का फुल फॉर्म है और ये सितंबर 2017 में हमारे देश में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि 31 मार्च 2019 तक हमें पूरे लोगों को बिजली कनेक्शन दे देना है, मतलब कि पूरे भारत में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। और मुझे लगता नहीं है कि मार्च 19 तक ये हो पाएगा, देखिए क्या होता है आगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। कोई पूछेगा कि सौभाग्य का फुल फॉर्म, आप बता लेंगे, और कब ये इंडिया में आया वो भी इन्फॉर्मेशन दे दी, और कब तक टारगेट इसका है तो वो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। स्लाइड थोड़ी सी ब्लर हो गई है यहाँ पर, तो आपको कोई बात नहीं, आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं था, केवल ये डिजाइन के लिए बनाया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के बारे में आपको थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, तो 2011 में जो सेंसस हुआ था तो उसके सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के डेटा लेकर यहाँ पर कनेक्शन दिए जाते हैं। मतलब कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग वैल्यूएबल फैमिली से हैं, और इवन कास्ट के बेस पर भी इसमें दिया जाता है कनेक्शन। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, अगर आप 2011 के SECC में नहीं आते हैं तो आपसे पैसा लिया जाता है 1500 रुपये, और आपको कनेक्शन दे दिया जाता है इसमें। ये भी एक डेटा है जो इसमें मेंशन नहीं है, तो मैं आपको अलग से पढ़ा दे रहा हूँ उसे, ठीक है। देखिए, स्कीम का क्या है, तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। ये भावनाओं को समझने वाली बात है, तो आराम से देख लीजिएगा PDF में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए, द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल बी द नोडल एजेंसी फॉर द ऑपरेशनाइजेशन ऑफ द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। अगर आपसे कोई पूछे कि सौभाग्य योजना का नोडल एजेंसी कौन है, तो आप ये नाम लेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये नाम लेंगे, और ये से आपको याद भी कर लेना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और यहाँ पर इसरो की हम बात करने वाले हैं। तो इसरो ने SWS लॉन्च किया है। इसरो का मतलब, इसरो ने पहली बार 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट और 10 टीचर्स को लेकर एक संवाद विद स्टूडेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसरो का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके अंदर जो एक साइंटिस्ट छिपा हुआ है उसको बाहर लाना। मतलब स्टूडेंट को समझाना कि आप भी कर सकते हैं और आपके अंदर भी वो क्षमताएं हैं साइंटिस्ट बनने की। तो ये इनिशिएटिव इसरो ने शुरू किया है। इसरो के चेयरपर्सन के शिवान ने बंगलौर में 40 स्टूडेंट और 10 टीचर्स को यहाँ पर एक बात बताई कि संवाद विद स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पहला पॉइंट देखिए, संवाद विद स्टूडेंट कहां पर हुआ, बेंगलुरु में हुआ। इसरो ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, बेंगलुरु आपको देखना है। फिर देखिए, थ्रू द SWS initiative, ISRO aim to engage youngsters across India to capture their scientific temperament। तो यही आपको मैं कह रहा था कि जो युवा हैं उनके अंदर की वैज्ञानिक कार्य क्षमता से परिचित करवाना कि नहीं आप भी कर सकते हैं। जैसा नहीं हनुमान जी को परिचित कराया गया था कि आपके अंदर असीम पावर है, वही वाली बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको देखिए वही सेम इन्फॉर्मेशन 40 स्टूडेंट एंड 10 टीचर के साथ ये डॉक्टर के शिवा ने इंटरेक्ट किया। तो ये हम सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही बात कर चुके थे। तो बेंगलुरु में एक बार फिर से देखिए, तो बेंगलुरु में हुआ संवाद विद स्टूडेंट हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट को परिचित कराने के लिए बात हो रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ 40 स्टूडेंट एंड 10 टीचर्स थे, और इसरो चेयरमैन के शिवान जी हैं जिन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो ये देख लेते हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये देख लीजिए। और अगर हम बात करें डायरेक्टर कौन है, के शिवान है, ये भी आपको याद करना है। ये दो बातें एग्जाम में अक्सर आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे हम लोग। आई होप कि आपका डेटा कंप्लीट हो गया होगा कॉपी पर। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन पे। अब यहाँ पर देखिए, तो जस्टिस AK सीकरी को नॉमिनेट किया गया है एज अ EC ऑफ नालसा। अब ये नालसा क्या है, हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। नालसा का मतलब बेटा ये है कि जैसे जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास लीगल फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, या अगर आप लोगों ने सुना होगा कि आपके शहर में भी लोक अदालत लगता है। लोक अदालत एक शॉर्ट टर्म कोर्ट होता है जिसमें बाहर से जज आते हैं, और जो छोटे छोटे मसले हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे खेत की किसी ने मेड़ काट दी। मेड़ का मतलब पगडंडी होती है जो दो खेत को अलग करती है। अब पानी दूसरे खेत का मेरे खेत में आ गया, ठीक है, या मेरे खेत का चला गया, अब लड़ाई हो गई। अब ये छोटा सा मसला है यार। हमारे देश में वैसे भी 3 से 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी जितने केसेस बढ़ते जाएंगे उतना कोर्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो
इनको रिजॉल्व करने के लिए लोक अदालत लगता है। तो लोक अदालत को लगवाना या फिर जो गरीब लोग हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको लीगल सुविधा देना, तो ये काम नालसा का होता है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल सकता है। देखिए, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नॉमिनेट किया है जस्टिस AK सिकरी को एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। एक बात समझिएगा, देखिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का हेड हमेशा CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बनते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये भी आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, शायद लिखा भी उसमें, ठीक है। देखिए देखते हैं, द पोस्ट गो वैकेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द जस्टिस मदन बी लोकुर। तो ये देख लीजिए आप कि जस्टिस मदन बी लोकुर की रिटायरमेंट के बाद ये पोस्ट खाली थी, तो अब इनको मतलब जस्टिस AK सिकरी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, तो नालसा को बनाया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो ये थोड़ी डीप की इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द ऑर्गेनाइज द लोक अदालत। तो वीकर सेक्शन को फ्री में लीगल सर्विस देना या फिर लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, तो ये इनका काम है जो हम पहले आपको बता रहे थे, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपने देख ली है। ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है, मे भी काम आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे और आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम क्या है बेटा, तो हम उसकी बात यहां पे करने जा रहे हैं। देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड यहां पर आगे देखिए, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 5 दिसंबर 1995 को ये बनाया गया अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हमने यहां पर दे दी है। उसके बाद देखिए बोला गया है चीफ जस्टिस जो होते हैं वो पेट्रोन इन चीफ होते हैं नालसा के, एंड सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आई होप कि ये आपने सुन ही लिया होगा, तो आपको याद हो गया होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। PDF में सारी चीजें हैं, आप उससे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो हेमंत अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ LIC। तो हेमंत भागो को LIC का अंतरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया। इंटरिम का मतलब होता है बेटा शॉर्ट टर्म के लिए, परमानेंट नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या मेन मुद्दा है, उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब कि हेमंत भार्गव LIC के पहले से ही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनको इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या जल्दीबाजी है, उसकी बात कर ले। देखिए, तो ही रिप्लेस VK शर्मा जो कि रिटायर हो चुके हैं 31 दिसंबर को। तो VK शर्मा जो थे वो चेयरमैन थे, ये रिटायर हो चुके हैं, तो जगह खाली थी। तो हेमंत भार्गव को जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं LIC के, इनको इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो जब तक कोई परमानेंट चेयरमैन आता नहीं है ये जगह लिए रहेंगे, ठीक है। तो हेमंत भागव की हम बात कर रहे थे, इन्होंने VK शर्मा को रिप्लेस किया है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो ठीक है, ये तो भावनाओं को समझने वाली बात है। आगे बढ़े दोस्तों और बात करते हैं हम लोग LIC के बारे में, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का क्या क्या बात है। देखिए, तो इसको 1 सितंबर 1956 को फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, अगर आपसे कोई IRDAI का हेडक्वार्टर पूछे तो वो कहाँ पे है, वो हैदराबाद में है। LIC का मुंबई में है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो IRDAI मुंबई में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो अब देखिए, इस साल जो भी कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं उसकी डेटा भी हमने आपको दिया है आपका रिवीजन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल AM नाइक को चेयरमैन बनाया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। फॉर एग्जाम्पल अरविंद सक्सेना बने हैं चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने एक बार फिर से आपका अपॉइंटमेंट का रिवीजन करवा दिया है। 2-3 स्लाइड आएंगे जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं हमारे PDF को डाउनलोड करके। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल गफूर रखीमोव की बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अपॉइंट हुए हैं। आई होप आपको याद होगा, हमने अपने करंट अफेयर शो में करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए अजय भूषण पांडे की बात करें तो ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, और सुमंता चौधरी की बात करें तो न्यू कोल सेक्रेटरी बने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, ठीक है बेटा, याद कर लीजिएगा। देखिए ये भी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पूरा अपॉइंटमेंट की बात हमने की हुई है। अब एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा की बात करें तो एक्सिस बैंक की MD और CEO शिखा शर्मा रिटायर हो रही हैं और इनकी जगह पे अमिताभ चौधरी लेंगे। ये सब पहले से हमको पता है, लेकिन रिटायर हुई हैं तो हमको ये दिखाना था आपको, ठीक है। देखिए, तो एक्सिस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शिखा शर्मा जो है वो रिटायर हो रही हैं और इनकी जगह पे अमिताभ चौधरी को अपॉइंट कर दिया गया है, और अमिताभ चौधरी जो हैं वो 3 साल तक इस पोस्ट पे रहेंगे।
शिखा शर्मा जा रही हैं और अमिताभ चौधरी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है, ये सब आपको पहले भी याद होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। और एक्सिस बैंक की बात करें तो आपको इसका हेडक्वार्टर पढ़ लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चेयरमैन कौन है? मिस्टर संजीव मिश्रा जी हैं। और एमडी सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी अब हो चुके हैं शिखा शर्मा के बाद, एक्सिस बैंक की बात करें तो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक काफी होगी आपके लिए। हम आगे बढ़ते हैं और लिस्ट ऑफ हेड ऑफ पीएसयू बैंक की बात करते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब कि सरकारी बैंकों के कुछ सीईओ के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हम आपको हर अपने करंट अफेयर्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्राजील की बात करें तो जेयर बोल्सोनारो जो हैं ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हालांकि इन्होंने इलेक्शन अक्टूबर में ही जीत लिया था, लेकिन फाइनली इनका अपॉइंटमेंट अब हुआ है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। अगर कल का आपने मेरा अपॉइंटमेंट वाला शो देखा होगा तो उसमें मैं इनकी बात कर चुका हूँ पहले भी। ठीक है, बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, बड़े खुश भी लग रहे हैं, ये तो खुशी की बात है, ये प्रेसिडेंट बन गए भाई, है कि नहीं। देखिए, तो फॉर्मर आर्मी कैप्टन जेयर बोल्सोनारो जो हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के। तो एक इन्फॉर्मेशन, ये इन्होंने किसको हराया है हम उसकी बात कर ले। तो इन्होंने फर्नांडो हदाद को हराया है, ये भी आपको याद रखना है। 28 अक्टूबर को ही ये अपना इलेक्शन जीत चुके हैं। सभी लोग खुश, देखो यहाँ पे सभी लोग खुश दिख रहे हैं, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो थोड़े से नाराज दिख रहे हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है उनकी। तो कोई बात नहीं है, हमें वैसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए अपने अपने, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देंगे यहाँ पर। चलिए, तो आपने देख लिया, तो ये पहले की बात थी, ये आज की बात नहीं थी, लेकिन अब चूंकि इनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो हमने आपको दिखा दिया। और इस साल की अगर बात करें तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हमने आपको पूरा एक साइड में दे दिया है। आराम से इसको याद कर लीजिएगा और आज का आज याद कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर एग्जाम में कंप्लीट हो सकता है, क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की एक लिस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है, आराम से इसे याद कर लीजिएगा, आपके लिए जरूरी हो सकती है सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, काफी टाइम लगता है इसे ढूंढने में, लिखने में और मिलाने में कि कहीं गलत तो नहीं है कोई चीज़। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात हो रही है, जहां पर नए चीफ जस्टिस बने हैं नेपाल के, हम उनकी बात कर लें। ठीक है, तो जस्टिस राणा टेक ओवर एज नेपाल न्यू सीजे। तो चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बने हैं कौन? जस्टिस राणा। आइए इनके बारे में और जानते हैं क्या क्या पॉइंट हमको पढ़ना पड़ सकता है। देखिए, तो जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा टुक ओवर एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुप्रीम कोर्ट। तो इनका पूरा नाम क्या है? चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा। ठीक है, तो ये पूरा नाम इनका है, जो कि नेपाल के क्या बने हैं? नए चीफ जस्टिस बने हैं। और इनको शपथ दिलाई है वहां के नेपाल के प्रेसिडेंट ने, विद्या देवी भंडारी ने इनको शपथ दिलाई है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है कि हमेशा प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है, तो वही सेम चीज है। और राणा जी का जो टेन्योर है वो 4 साल होने वाला है। ठीक है, तो 4 साल होने वाला है, ये भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, नाम आपको याद होगा, चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा। ठीक, 4 साल का अपॉइंटमेंट है और इनको शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने ओम प्रकाश मिश्रा जी को रिप्लेस किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए हो सकता है, जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद हो गई होगी, लिख लिया होगा, या तो शायद आप बच्चे हैं थोड़ा भूल जाते हैं, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारे इंडिया में हमने आपको एक लिस्ट दी है, नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। हालांकि कल अपॉइंटमेंट वाली क्लास में हमने ये सब किया हुआ है। ठीक है, चलिए आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं आपको। अब यूनेस्को की बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स ने और इजराइल ने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दी है। हालांकि 2017 में ही ये डिक्लेयर कर दिया था यूएस ने और इजराइल ने कि यूनेस्को जो है वो इजराइल के साथ भेदभाव करता है। इजराइल का मसला ये है कि जो फिलिस्तीन पे इजराइल बम गिराता है, तो यूनेस्को ने बताया कि आप वहां जो बच्चे हैं आप उनके साथ गलत करते हैं। तो यूनेस्को ने कई तरह की मदद इजराइल की बंद कर दी थी। तो यूएस और इजराइल मिल गए, साथ साथ हो गए भाई भाई, और दोनों ने बोला कि यूनेस्को की मेंबरशिप हम छोड़ने वाले हैं। यूनेस्को के बारे में आपको इंफॉर्मेशन तो होगी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें है। देखिए, तो यूएस एंड इजराइल की बात करें, इन्होंने क्विट कर दिया है यूनेस्को को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, और 17 में ही इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था, वही बात जो मैंने आपसे बोली थी कि मेंबरशिप छोड़ देंगे। तो आपसे इतना डीप में तो नहीं पूछा कब की पहली बार कब डिक्लेयर किया था, लेकिन ये आपको याद रखना है कि किन 2 देशों ने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी था जो हमने आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इजराइल ने यूनेस्को को ज्वाइन किया था 1949 में, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या बात करें,
यूनेस्को की बात करें तो वर्ल्ड, आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात होती है तो यूनेस्को उसको थोड़ा सा उसका कंजर्वेशन करता है। तो यूनेस्को के बड़े मुद्दे थे। एक तो आपको पता होगा कि जो आपका जेरूसलम शहर है, जेरूसलम शहर दुनिया के 3 धर्म, मतलब ईसाई की बात करें, यहूदियों की बात करें और क्रिश्चियन की, मुस्लिम की बात करें, तो ये बोला जाता है कि तीनों धर्म जो हैं वो जेरूसलम से निकले और तीनों धर्मों की अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन अभी क्या है कि जेरूसलम को पूरी तरह से इजराइल ने कवर कर लिया है। तो फिलिस्तीन कहता है कि उसकी राजधानी है, इजराइल बोलता है उसकी राजधानी है, और उधर जॉर्डन भी थोड़े नाखुश हैं, जॉर्डन जो देश उधर हैं। तो ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इजराइल पर यूनेस्को ने आरोप लगाया कि आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे कब्जा कर लिया है, आप गलती से फिलिस्तीन पर अटैक करते हैं। तो इसको देखते हुए ये खत्म हो गया। आपको पता है यूएस पहला देश था जिसने अपनी एम्बेसी जो है वो टेल अवीव से यरूशलेम में पहला देश था जिसे ट्रांसफर की थी। ठीक है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, हमें क्या करना है, इसमें तो पढ़ना है केवल, है ना। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर जी आपको देना चाह रहे हैं। तो हेडक्वार्टर पेरिस याद कर लीजिएगा, और डायरेक्टर जनरल हैं ऑन्ड्रे अजोली, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको इंडिया के पूरे जितने भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट हमने आपको दी है। इसे आप चाहे तो याद कर लें, चाहे नहीं याद कर ही लीजिएगा, चाहना न चाहना अलग बात होती है, लेकिन एग्जाम में आएगा वो हमें पता है, तो ये हमें याद कर लेना है। ठीक है, चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, नहीं मिलता, और बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं वो हमें करना पड़ता है, तो या तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर हमने दे दिया है। पूरे यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात हमने कर ली है, देख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पूरी स्लाइड हमने दी हुई है, आराम से पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। आधार की बात कर लें तो देखिए, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को मना कर दिया था कि आप जो प्राइवेट डेटा, प्राइवेट एंटिटी हैं लाइक प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, उनके साथ कस्टमर के डेटा को आप शेयर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार को क्या कर दिया था, मैंडेटरी नहीं कर दिया था। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में पारित किया है, पेश किया है। हम उसकी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, तो ऑन 2 दिसंबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आधार अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है जिसकी बात हम, आपको बिल का नाम याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी मना कर दिया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ अमेंडमेंट किए हैं और फिर से इस विधेयक को पेश किया है ताकि सबके लिए आधार जरूरी जाए। देखिए, आधार कार्ड को कांग्रेस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और मेन इसका मुद्दा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। तो ऐसे लोग जैसे गैस की सब्सिडी हो गई, स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, तो जो डायरेक्ट अकाउंट में आने के लिए आधार को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट के आते ही एनडीए गवर्नमेंट ने इसका स्कोप और वाइड कर दिया कि नहीं, आपको अपना टेलीफोन नंबर, अपना बैंक अकाउंट, अपना पैन कार्ड, सब कुछ आधार से लिंक करना होगा। ठीक है, तो बाद में कई लोगों ने अपना एक, कहते नहीं है कि एक रिट दायर की सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि भाई हम क्यों करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सुनाया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी है, तो इसमें कुछ और ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, आपको बिल का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज आधार की बात करें, 12 डिजिट का नंबर होता है, इसे UIDAI लॉन्च करती है, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। और क्या आधार मैंडेटरी है, तो आधार को अब मैंडेटरी नहीं कहा जाता, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और आधार की बात करें तो लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज के लिए था, लेकिन बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका स्कोप और वाइड कर दिया। तो इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो आराम से इसे पढ़ सकते हैं। हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी बनाई है आधार कार्ड पर, जो बहुत डीप में है, और आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्स मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल्स कितने टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। मनी बिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मनी बिल मतलब जो गवर्नमेंट अपने टैक्स खर्च करती, पैसे खर्च करती है, टैक्स को इम्पोज करती है, टैक्स को बढ़ाती घटाती है, वो सब मनी बिल में आता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपको बिल्स के बारे में इंटरेस्ट है तो आराम से पीडीएफ में देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा जी। मनी बिल में ये आप मत भूलिएगा बेटा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, मनी बिल के बारे में हमने पूरी बात समझाई हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू शुरू होता है, थोड़ा टाइम कम हमारे पास है क्योंकि इसके बाद 8:30 में शेफाली मैम की क्लास है। जल्दी जल्दी एमसीक्यूज पर हम आएंगे और अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ 6-member कमेटी टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और आपको इस मेरे क्वेश्चन का आंसर भी करना है। देख लीजिए, चलिए, आपस में अगर बातचीत बंद हो गई हो तो थोड़ा सा यहां पर देख लो सुकून के साथ और आंसर देना शुरू करो, क्या इसका आंसर है। चलिए, हाँ, आर्टिकल 110 हो गया बेटा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, विमल जलान इज राइट आंसर, आप लोग यहां पे दे पा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए,
विच बॉलर हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट इन 2018? इस बॉलर ने 78 विकेट लिए हैं। तो आपको इसका आंसर तो पता ही है, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज राइट आंसर गाइज। हम आगे बढ़ेंगे और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तो व्हेन इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड? आपको ये पढ़ाया गया है, कुछ अलग से नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी। आपको ये पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोविजन कवरेज रेशियो हैज इंक्रीज टू हाउ मच परसेंट एज ऑफ सितंबर 2018? ये थोड़ा नया क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर भी देना है। देख लीजिएगा, जो चीजें मैं आपको करंट अफेयर्स में नहीं करा पाता हूं, मैं क्वेश्चन के माध्यम से तुरंत आपको वो दे देता हूं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एमसीक्यू देखना भी जरूरी है। एंड द आंसर इज 66.85%। प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब कि कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, उसकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Security and Exchange Board of India, Indian companies raised over rupees how much crore by issuing non-convertible debenture to retail investors in 2018? डेटा याद कर लीजिए अभी आप लोग। अगर आपको और समझना है तो थोड़ा सा मुझे मेल कर देंगे, तो मैं आपको नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब समझा दूंगा। ऐसे डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते शेयर वेयर में किसी में भी, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 29,300 करोड़। 29,300 करोड़ इज राइट आंसर गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को कितना पैसा दिया जाएगा? तो हाउ मच मनी विल बी गिवन टू तमिलनाडु फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय साइक्लोन गाजा? ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर क्या होगा? ये भी एक नया क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमारे एमसीक्यूज में आया करिए, बिकॉज हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1146 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात और, शाम को आज 4 बजे मैं आपको डेज के एमसीक्यूज कराऊंगा और शाम को 5 बजे पहली क्लास हमारी होने वाली है बैंकिंग अवेयरनेस की, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस फॉर आईबीपीएस क्लर्क मींस लक्ष्मी विलास बैंक एंड जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बच्चे हैं उनके लिए भी। तो वो क्लास जरूर करिएगा शाम को 5 बजे वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which tropical storm struck the Philippines on 25 दिसंबर 2018? तो फिलीपींस में कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान आया था, ये आपसे पूछा गया है। और सही आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इज उस्मान। उस्मान ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने देखिए, as per the Reserve Bank of India financial stability report, how many fraud involving an amount of rupees 41,167 crore were reported by the banks in the fiscal year 17-18? तो आपसे पूछा गया कितनी धोखाधड़ी की मामले जो थे 5917, हिंदी वाले में आंसर दे दिए हैं ये लोग। चलो क्या बताऊं मैं, इसका आंसर क्या है? 5917। तो 5917 इज राइट आंसर। कंप्यूटर जी का अपना पर्सनल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, चलो समझते हैं हम लोग का पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, बता भी नहीं रहे हैं। तो आंसर आपके सामने है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन्फ्यूज्ड हाउ मच करोड़ रुपीज इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन 31 दिसंबर? और इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? द राइट आंसर इज 10,882 करोड़ रुपीस। आपको ये मैंने कल ही पढ़ाया था आपको यार। गुड मॉर्निंग जी भैया, गुड मॉर्निंग है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 7:30 पे किया करो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोड टू हाउ मच परसेंट इन नवंबर फ्रॉम 4.8% इन अक्टूबर 2018 ड्यू टू अ स्लो डाउन इन द कोल, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स? तो हमारे देश में 8 कोर सेक्टर हैं, आपको पता होगा। तो इसमें कितना धीमे हो गया ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3.5%। 3.5% इज राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम ऑन होम लोन फॉर द मिडिल इनकम ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना टिल मार्च। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कल ही, और इसका आंसर भी आपको पता होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2020। 2020 इज राइट आंसर, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, देखिए। Which bank has signed a bancassurance pact with the State Bank of India life insurance on 31st December? Very simple question and very important question. And our right answer is option number 1, Allahabad Bank. Allahabad Bank is right answer, guys. Let's move to our next question, and our next question is
The Indian Medical Council Amendment Bill 2018 aims to run the MCI through a panel of eminent professional. What does C stand for MCI? It is very simple question. अगर आपको दिमाग है तो आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल पढ़ना चाहिए. आंसर क्या होगा? इसका आंसर है काउंसिल. क्या क्वेश्चन है ना, MCI. तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल इसका सही आंसर होगा. देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा समझिएगा. अभी ये सब नए क्वेश्चंस हैं जो आपको कल नहीं पढ़ाए गए हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. Our next question is, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल द हेड ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सजेस्ट रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. कल मैंने पढ़ाया एंड टू रिमूव डिफिकल्टीज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. क्या इसका आंसर होगा? ये देख लीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, शिवदास मीना. शिवदास मीना इस कमेटी को लीड करेंगे, आपको ये पता है ना. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द बैलेंस शीट साइज ऑफ नॉन bank financial companies grew by how much percent in September 2018 from rupees 22.2 trillion in September 2017. आपको इसका आंसर देना है. तो आरबीआई के अनुसार जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनकी बैलेंस शीट का आकार सितंबर में कितना बढ़कर 26 ट्रिलियन हो गया, जो कि 22.2 ट्रिलियन था, ये बताया जा रहा है आपको. एंड द राइट आंसर इज 17.2%. ये सब नए क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है. देखिए, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 2 वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर फार्मर एज अ पार्ट ऑफ कृषि कृषक बंधु योजना स्कीम 31 दिसंबर 2018. ये मैं कल करा चुका हूँ. उसका आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर गाइस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपको स्क्रीन पर देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑन 31 दिसंबर. ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको कल ही पढ़ाया था. तो इसका आंसर क्या होगा? विनीत कुमार यादव. विनीत कुमार यादव इज राइट आंसर. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the financial stability report, bank showed improvement with gross non-performing asset ratio declining to how much percent in September. आपको ये पता है, मैंने आपको कल ही ये पढ़ाया था. And the right answer is option number 3, 10.8%. 10.8% is right answer. Our next question, Kader Khan passed away on 31st December 2018. He was a, तो of course कौन थे ये एक एक्टर थे, आपको ये पता है. आइए बढ़ते हैं आज के अपने 20th क्वेश्चन पे. Who among the following took over as the first Chief Justice of the Telangana High Court? कल हमने इसके बारे में 2 बार बात की थी. एक बार बात की थी मॉर्निंग वाले शो में और एक बार बात की थी इवनिंग वाले शो में. और इसका आंसर क्या होगा? बी राधाकृष्णन. तो गाइज ये था हमारा आज का शो. और भूलिएगा नहीं, शाम को 5 बजे आपको आना है फॉर बैंकिंग अवेयरनेस. टॉप 50 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं बैंकिंग के लिए, वो हम देंगे आपको. और 4 o'clock पर हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करने वाले हैं, एमसीक्यूज की. आई होप कि आप लोग आएंगे और वहां पर हम लोग फिर से धमाल मचाएंगे. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. आपके आने से हमें सपोर्ट मिलता है, आपके आने से हमें एक पॉजिटिव एहसास होता है कि आप लोग भी कितने लगे हुए अपने करियर को लेकर. तो हमें भी आपको बेटर से बेटर डेटा देना चाहिए. ये कंपटीशन है और सब लोग कंपटीशन फेस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस. लेकिन एक विश्वास मुझे है कि जिद है तो जिद है, बेस्ट बनने का, सबसे आगे बनने का. और हम बेस्ट बनेंगे, आप बनेंगे, बेस्ट मैं बनूंगा. और हमें ये करना है और हम मिलकर करेंगे. बस आपका साथ होना चाहिए. तो हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें. जो भी नेगेटिव चीजें अपने अंदर हैं वो त्याग दें जहर की तरह. और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, बिकॉज उनका सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है आपका, है ना. तो गाइज मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे और 4 बजे. थैंक यू सो मच गाइज. अपना ख्याल रखिएगा और आपका दिन मंगलमय हो.